गो टू। अब यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल, सबसे पहले कोई भी चीज बनाओगे तो डायरेक्ट मटेरियल लगेगा, जो भी अमाउंट रहेगा यहाँ लिखेंगे टोटल। डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तीनों तो तीनों लिखेंगे। सपोज सिर्फ मटेरियल दिया, लेबर दिया, एक्सपेंसेस नहीं दिया तो जरूरत नहीं है। इन तीनों को ऐड किए, इनको क्या नाम दिया गया? प्राइम कॉस्ट। चलिए पूरा पूरा लिखते हैं, प्राइम कॉस्ट। इसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट जो भी आया उसमें फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होगा, फिर एक नया कुछ अमाउंट मिलेगा, इसका नाम होगा फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है। आफ्टर दैट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, इसको ऐड करेंगे। जो भी आएगा उसका नाम आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। अब जितना बना है उतना बिक गया, ये मेरा एक छोटा सा एजम्पशन है अभी, क्योंकि अभी अब जो एग्जांपल आपके सामने आया, आपने देखा बना रहे 100 यूनिट और बेच रहे हैं 80 यूनिट, तो वहां पे कैलकुलेशन होगा। लेकिन अगर वो कैलकुलेशन सपोज 100 बनाया 100 बेच दिया, तो इसको हम लोग दिस विल बी इक्विवेलेंट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अलग होगा, क्या करेंगे अभी जस्ट सीखेंगे। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐड हो गया, अब सिर्फ एक ओवरहेड बचा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इनको ऐड किया, द मोमेंट वी विल ऐड इट, इनका क्या नाम हो जाएगा ऐड करने के बाद? दिस विल बी नोन एज कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल का लास्ट आइटम अब ऐड करना है हमें, प्लस प्रॉफिट। दिस इज इक्विवेलेंट टू टोटल कॉस्ट, दिस इज इक्विवेलेंट टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट ऐड करेंगे, और लॉस हुआ है तो लॉस को लेस करेंगे, एंड वी विल गेट, इसको ऐड करने के बाद वी विल हैव सेल वैल्यू। यही है फॉर्मेट। क्या ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड होता है तो प्राइम कॉस्ट मिलता है, राइट ना? क्या मिलता है? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड हमने ऐड किया तो मिला फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऐड हुआ तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिर देखा जाता है क्या जितना बनाया है उतना ही पूरा बिक गया, अगर हाँ तो इसी को हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोल सकते हैं। और उसमें फिर लास्टली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड किया जाता है, देन इट इज नोन ईदर टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल में प्रॉफिट ऐड होता है, देन वी गेट सेल वैल्यू। इज दिस नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। तो अब सामने था क्वेश्चन, अभी मैंने यहीं पर लिखा था, एक छोटा सा क्वेश्चन है। डायरेक्ट मटेरियल 8000 का है, लेबर 7000 का है, एक्सपेंसेस 5000 के, तो प्राइम कॉस्ट कितना है यहाँ पर ये बता रहा है। प्राइम कॉस्ट 20000 का दिख रहा है आपको, कॉस्ट शीट बनाने बोला है। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड रुपए में नहीं दिया हुआ है, लिख दिया दिस इज 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर। एक बार हम लोग क्या ड्राफ्ट करें कॉस्ट शीट, प्राइम कॉस्ट तक तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी कि दिक्कत आएगी? नो मैम। नहीं मैम, नहीं आएगी। वेरी गुड। तो यहाँ पर छोटा सा एक कॉस्ट शीट अगर ड्राफ्ट किया जाए, पहला अमाउंट रहेगा टोटल कॉस्ट का, दूसरा अमाउंट रहेगा कॉस्ट पर यूनिट का। तो यहाँ पर आप पर्टिकुलर्स लिखते हो, यहाँ पर टीसी शॉर्ट में आप पूरा लिखोगे टोटल कॉस्ट, और यहाँ पर लिखोगे कॉस्ट पर यूनिट। अब कंप्लीट आप लिखना, हम डीएम लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट मटेरियल पूरा लिखना। 8000 था कि 80000 था? What have I taken? I think 8000 है। यस मैम। Direct labor was 7000 and direct expenses was 5000. So prime cost we are getting, यहाँ पर आप लिखोगे prime cost which is 20,000. यहाँ पर एक और चीज हम लोग कॉस्ट शीट पे बहुत जरूरी लिखना, कितना बनाया कितना बेचा। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड है 100 और सोल्ड है 80। अब देखना जितना बनाया उतना नहीं बिका है इस एग्जाम्पल में,
कॉस्ट पर यूनिट क्या लिखना चाहिए? बिल्कुल लिखना चाहिए। आप 8000 को कितना हमने बनाया बेटा? 8000 खर्च हुए हैं कितने यूनिट पर? प्लीज टेल मी। कितने? 100 unit. 100। So, तो एक यूनिट पर कितना खर्च हुआ? कैन आई से इट 80? 80 रुपया. कैन आई से कॉल इट 70? कैन आई कॉल इट 50? टोटल इज 200। ओके ना? अब बहुत आसान, अगर आपके माइंड में सेट हो गया। अब इसे तीन ही चीजें तो ऐड होनी है। एक फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होगा, उसके बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऐड होगा, और उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड होगा, और उसका नाम बदलते जाएगा। प्राइम कॉस्ट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऐड करेंगे तो हमें वर्क कॉस्ट मिलेगा, और वर्क कॉस्ट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऐड करेंगे तो क्या मिलता है? कोई बताएगा? सीओपी, कॉस्ट, COG. राइट। ये तीन चीज तो लाने हैं अभी फिलहाल। तो चलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट के बारे में। क्या, या तो रुपया में दे देता, बहुत आसान था। यहाँ रुपया में नहीं दिया, यहाँ लिख दिया दिस इज 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो आपका नजर कहाँ जाएगा? मैम डायरेक्ट लेबर पर. डायरेक्ट लेबर पे है. डायरेक्ट लेबर जितना भी है उसका 80% निकाल लो कैलकुलेटर में। 5600. 5600, और इसको अगर ऐड कर दें तो वी आर हैविंग वर्क कॉस्ट 25600, राइट। रुपए में जाएंगे। किसी को नहीं समझ में आया प्लीज आस्क, कहाँ से आया 5600? आई थिंक सबको क्लियर है। नहीं क्लियर है तो प्लीज पूछ लो। इसके बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या लिखा हुआ है? दिस इज 50% ऑफ, क्या लिखा है? वर्क कॉस्ट। तो आपका नजर कहाँ जाएगा बेटा? 25,600. यस, वर्क कॉस्ट पे जाएगा, 25,600 पे जाएगा। तो 25,600 का जस्ट आप हाफ कर दोगे कैलकुलेटर पर, कितना आ रहा है? 128। देखो तो ठीक मैंने निकाला है। Yes, ma'am. 128। क्या इसको ऐड कर दे और सीओपी निकाल दे? यस। प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द एडिशन? विल इट बी 48400. ठीक है, 48400 ना? yes, ma'am. ओके, अब सीओपी निकल गया। क्या यही मैम 3800. गुड सोल्ड हो Ma'am, जाएगा? 38400 होगा. वेरी सॉरी, दिस विल बी 3 है ना, दिस विल बी 3। अब बताओ क्या ये हमारा सही है? Cost of goods sold ये नहीं होगा क्या ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो सकता है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रीजन 80 यूनिट बिका है। कैन यू प्लीज टेल मी ये कितने यूनिट का कॉस्ट है? ये 100 यूनिट का, 100 यूनिट का. और इसमें से बेचा है हमने 80। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेम नहीं हो सकता। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नाम जैसा बोल रहा है, जो बेचा गया उसका कॉस्ट कितना है। क्लियर हो रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वर्ड का मतलब क्या है? COGS का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एज द नेम से सजेस्ट, COGS। जो बेचा है उसका कॉस्ट निकालो भाई। जो बनाया है ये था 100 यूनिट का कॉस्ट, लेकिन जो बेचा है वो कितना है? 80 यूनिट। तो 100 में से आप क्या करोगे कि 80 आएगा? Ma'am, 20 माइनस कर देंगे. तो ये तो यूनिट था, ये 100 यूनिट में 20 यूनिट को माइनस कर देंगे तो 80 यूनिट आ जाएगा। तो कॉस्ट में भी अब बताओ, 100 यूनिट के कॉस्ट में से 20 यूनिट का कॉस्ट को लेस कर देंगे तो क्या 80 यूनिट का कॉस्ट आ जाएगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट का जो कॉलम है, ये कॉस्ट जो 38400 है, वी हैव 34800, ये कितने यूनिट का कॉस्ट है? ये 100 यूनिट का। 100 यूनिट का। तो यहाँ पर लेस कर दे, अगर हम लोग क्या लेस कर दे? कॉस्ट ऑफ 20 यूनिट्स। 20 यूनिट को क्या हम क्लोजिंग स्टॉक बोल सकते हैं? 100 बनाए 80 बेच दिए तो बचा कितना? क्लोजिंग स्टॉक। 100 बनाए और 80 बेच दिए, तो ये जो 20 बच रहा है, कैन आई कॉल इट क्लोजिंग स्टॉक? तो लेस वैल्यू ऑफ या कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दे। यस मैम. का कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक नंबर ऑफ यूनिट 20 है। क्या आप बता सकते हो एक यूनिट का कॉस्ट कितना है? कितना से आप मल्टीप्लाई करोगे कि 20 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकल आएगा? एक 384 से. वेरी गुड, 384 क्या है? ये एक
स्कूल बैग बनाने का कॉस्ट है। एक स्कूल बैग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 384 है, तो 20 यूनिट्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अगर हम लेस कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे, क्या हम लोगों को 80 यूनिट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा? Yes ma'am, 7680. 7680 लेस कर देना, 7680 माइनस करो, बताओ अमाउंट दो। 30720 30720। अब इसका नाम आ गया COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझ में आया? सीओपी में क्या चेंज हुआ? सीओपी में हमने क्लोजिंग स्टॉक के कॉस्ट को लेस कर दिया, तो हमें 80 यूनिट जो बिका है उसका कॉस्ट मिल गया। गॉट इट ना? विच इज नोन एज COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। गॉट इट? ठीक है। यस मैम। यस मैम। मैम। ये कितने का कॉस्ट है? प्लीज टेल मी, ये कितने यूनिट का कॉस्ट है? 30 80 के ऊपर 80 से डिवाइड करो तो कितना आएगा कैलकुलेटर में? 384। यस, 384 ही आएगा, क्योंकि एक यूनिट का कॉस्ट 384 ही था। यस मैम। राइट ना? अब क्या करेंगे? वही कॉस्ट शीट वापस आ गया। COGS के बाद आप क्या किए थे? ऐड किए थे। क्या ऐड किए थे? प्रॉफिट। नहीं, एक खर्च बाकी है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। उसके लिए क्या इंफॉर्मेशन था? इंफॉर्मेशन था दिस इज 15 रुपए पर यूनिट, ऐसे इंफॉर्मेशन है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इज 15 रुपए पर यूनिट। टेल मी नाउ व्हाट विल बी दिस अमाउंट? ये कितना आएगा? 12 तो मैम। 12 था, सॉरी 12 था। श्योर? नहीं वो 1200 आएगा। 1200 आएगा। तो 15 को आपने क्या किया जो 1200 आया? मैम 80 से मल्टीप्लाई। 5760 आएगा। 80 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15 को 80 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ रहा है? वी आर गेटिंग 1200। यस मैम। 80 से क्यों मल्टीप्लाई किया? 100 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? इसका भी आंसर दो। व्हाई नॉट 100? 80 की ना बेचे मैम, तो उसी का लगा होगा खर्च, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। और बच्चे बोलो, हम 80 से क्यों मल्टीप्लाई किए? 100 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किए? मैम 80 गुड्स ही बेचे, 20 तो हमारा बचा हुआ रह गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। 80 ही बेचे हैं। वेरी गुड, दोनों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। 80 ही बेचे हैं, तो 80 पर बेचने का खर्च, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? बेचने पर जो खर्च होता है, बेचने पर खर्च उन्हीं प्रोडक्ट पर होता है, उन्हीं यूनिट पर होता है जो बिका है। बन के जो गोडाउन में रखा गया, क्लोजिंग स्टॉक बन गया, उस पर बहुत ध्यान से ये बात सुनना बेटा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ उन यूनिट्स पर लगेगा जो बिका है। जो बन गया है और क्लोजिंग स्टॉक में रखा हुआ है, उस पर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगेगा। गॉट इट? ये नहीं भूलेंगे कभी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन किस पर लगता है? जो सामान सोल्ड हो गया, बिक गया, बिक गया, उस पर लगता है। बना है और बिका नहीं, उस पर ये खर्च नहीं लगेगा। कभी भी आप इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आप इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 80। इससे। राइट ना? सबको क्लियर है? सो यस मैम। 1200 और पर यूनिट कितना था? ये 15 रुपया। राइट ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। COGS पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड करिए। अमाउंट दीजिए, कितना हुआ? गिव मी द अमाउंट। 31920। You are giving me the amount 31920। तो ये 31920 को आप क्या बोलना, क्या कर, इसका कुछ नाम दो। टोटल कॉस्ट। ऑफ सेल या टोटल कॉस्ट। दिस इज या तो टोटल कॉस्ट या दूसरा नंबर नाम होता है कॉस्ट ऑफ सेल। राइट ना? और पर यूनिट निकाल सकते हो क्या आप इसको? पर यूनिट या चल रहा है 384 में 15 रुपए ऐड कर दो, तो इधर ऐसे भी निकल सकता है। राइट? या उसको डिवाइड कर दो 80 से, तो आपको इतना ही आ जाएगा। ओके, नाउ द प्रॉफिट एंड द सेल वैल्यू। से प्रॉफिट के लिए दिया हुआ दिस इज 25% ऑन कॉस्ट। दिस इज गिवन 25% ऑन कॉस्ट।
निकल गया अमाउंट 780 7 980 सबका निकला। आपने क्या किया 31920 का 25% निकाल दिया, राइट ना। यस मैम। सो यू विल गेट सेल वैल्यू भी मिल जाएगा और पर यूनिट ये भी मिल जाएगा। कॉस्ट शीट बन गया, कनेक्ट से कॉस्ट शीट बन गया, ठीक है। यस मैम। कोई दिक्कत आया सीओजीएस और सीओएस में डिफरेंस समझ में आया। नाउ Yes. सीओपी, सीओजीएस और सीओएस 3 टर्म है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना बनाया 100 यूनिट का उसका निकला, सीओजीएस जितना बेचा उसका निकला, और सीओजीएस में क्या ऐड होता है तो कि सीओएस मिल जाता है। सीओजीएस में आप क्या ऐड करते हो कि कॉस्ट ऑफ Selling and distribution. Overhead Distribution. and profit or loss. है ना। नहीं, प्रॉफिट और लॉस नहीं, सीओएस तक पहुंचे हैं, इसमें फिर प्रॉफिट ऐड होता है तो सेल मिलता है। आप ये बोल रहे हो, ये भी सही है। क्वेश्चन यहाँ मेरा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या चीज ऐड करते हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल मिल जाता है, तो आंसर इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करते हैं। और ये खर्च सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर गुड्स सोल्ड, जो बेचे हैं उसी पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लगाया जाता है, जो बनाए हैं और रखा हो उस पर ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगता। क्लियर है? इज दिस ओके? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. तो एक स्मॉल कॉस्ट शीट या इजी कॉस्ट शीट काफी आसानी से आपको समझ में अब आ गया है। उसमें अब देखो छोटा सा कॉस्ट शीट अगर हम बनाए, फटाफट आप लोग को बनाने का जरूरत है। फर्स्ट पार्ट इज प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में 3 पार्ट होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये माइंड में बैठ जाना चाहिए। फिर इसमें फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड किए तो वर्क कॉस्ट मिला। इसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऐड किए तो सीओपी मिला। फिर देखेंगे जितना बनाया उतना बिका है, अगर हाँ तो बहुत अच्छा, यही सीओजीएस हो जाएगा। अगर नहीं तो क्लोजिंग स्टॉक को आप के कॉस्ट को आप यहाँ पर लेस कर दोगे, राइट। तो क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करोगे। थोड़ा सा और बोलते हैं, अगर ओपनिंग स्टॉक भी रहता तो क्या करते बेटा? एक और नया क्वेश्चन आपसे। सीओपी निकाल लिया, यस। क्लोजिंग स्टॉक लेस हो रहा है तो सीओजीएस मिल रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल रहा है। मेरा क्वेश्चन, ओपनिंग स्टॉक अगर ओपनिंग स्टॉक भी ऐड हो रहा था तो क्या करते? जब क्लोजिंग स्टॉक को लेस करे तो ओपनिंग स्टॉक Add ऐड कर देते हैं। Add करेंगे. ठीक है। सीओजीएस मिल गया। सीओजीएस के बाद एक और ओवरहेड बचा हुआ है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन तक ऐड हो चुका है, एक और ओवरहेड बचा हुआ है। कौन सा ओवरहेड नाम है उसका? Selling and distribution. डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसको ऐड कर देंगे। इसको जैसे ही ऐड करें तो टोटल कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ सेल मिल जाएगा। उसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे, प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो सेल वैल्यू मिल जाएगा, लॉस है तो लेस कर देंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। यस मैम। क्वेश्चन छोटा सा क्लियर हो गया। ओके, नाउ कम टू स्टॉक। अभी हमने स्टॉक देखा। स्टॉक को बेटर वर्ड है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री लिखते हैं। देखो, जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में हैं तो हम रॉ मटेरियल को खरीदते हैं और रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन प्रोसेस में डाल देते हैं। सनमाइका खरीदे, प्लाईवुड खरीदे, उसे कट करके चेयर बना रहे हैं तो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके क्या बनाते हैं? फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं, राइट ना। यही प्रोसेस है ना। वी आर परचेजिंग रॉ मटेरियल, उसमें प्रोडक्शन एक्टिविटी लगा रहे हैं और उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं और फिनिश प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। गॉट इट? यही काम करते हैं। तो हमारे पास ये जो इन्वेंट्री मतलब जो स्टॉक है, ये 3 प्रकार का होता है। अगर आप काम करोगे, आप चेयर बना रहे हो तो आपके पास जो स्टॉक होगा वो रॉ मटेरियल का भी होगा और फिनिश गुड्स का भी होगा। मतलब जनवरी में आपने रॉ मटेरियल खरीदा, जनवरी भर काम किया, जनवरी के एंड में जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो प्लाईवुड भी बचेगा और बना हुआ चेयर भी बचेगा। गॉट इट? मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो रॉ मटेरियल का भी रहता है और फिनिश गुड्स का भी रहता है। इज दिस क्लियर? हमने पूरा जनवरी महीने में काम किया,
तो क्या सारा प्लाईवुड यूज हो गया, सारा सनमाइका यूज हो गया, या कुछ बच जाएगा? कुछ बच जाएगा। बच जाएगा, तो दैट इज रॉ मटेरियल बचा। जो रॉ मटेरियल बचा उसको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बोलेंगे। और जो चेयर बनाए सब नहीं बिका, कुछ चेयर बिक गया, जो बिक गया तो वो तो चला गया, सेल हो गया, जो बच गया वो चेयर का स्टॉक है, तो वो चेयर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? फिनिश गुड्स। ठीक है। और इन दोनों के बीच एक और चीज होता है, कुछ वैसे भी सनमाइका होंगे, प्लाईवुड होगा जो कट चुका है, जिस पर आधा अधूरा काम हो चुका है, चेयर बन चुका है लेकिन उस चेयर में अभी हैंडल नहीं लगा, आर्म्स नहीं लगा है चेयर का। चेयर बन चुका है लेकिन अभी भी कुछ काम करना बाकी, पॉलिश नहीं हुआ है, तो वैसे इन्वेंट्री का एक नाम आपने सुना होगा, वर्क इन प्रोग्रेस। तो इन्वेंट्री एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में 3 प्रकार का होता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। 3 प्रकार का स्टॉक, 3 प्रकार की इन्वेंट्री होती है। और इन सबों का क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक भी मिलेगा और क्लोजिंग स्टॉक भी मिल सकता है। अब कॉस्ट शीट बनाएंगे। अभी तक हमारा रॉ मटेरियल में कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं था। नाउ वी आर गोइंग फॉर अ कॉस्ट शीट जिसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी रहेगा। मतलब एक हम लोग जा रहे डिटेल्ड कॉस्ट शीट की तरफ। कौन सा कॉस्ट शीट? डिटेल्ड कॉस्ट शीट। डिटेल्ड कॉस्ट शीट का मतलब क्या है कि नाउ वी विल हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 3 काइंड्स ऑफ इन्वेंटरी, रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश्ड गुड्स। आर यू रेडी फॉर इट? Shall I go? आगे बढ़े? यस मैम। क्या अभी तक हमने जाना कि हमारे पास 3 प्रकार का स्टॉक हो चुका है। हम लोग चेयर बना रहे हैं, तो हमारे पास जो फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर होगा, जिस दिन हम काम करना शुरू करेंगे इस साल, पिछले साल भी काम किए थे लेकिन इस साल अगर हम काम करना शुरू करेंगे तो हमारे पास 3 प्रकार का स्टॉक हो सकता है। ओपनिंग, रॉ मटेरियल का स्टॉक होगा, कच्चा माल जिसे बोलते वो कुछ बचा होगा पिछले साल का, कुछ बना हुआ माल फिनिश गुड्स का स्टॉक होगा, और कुछ न तो पूरा बना है और न ही पूरा कच्चा है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, गॉट इट, आधा अधूरा जिस पर काम हुआ है। तो इसका मतलब कॉस्ट शीट एक बनेगा हम लोगों का जिसमें इनके साथ, और यही डिटेल कॉस्ट शीट कहलाता है। जैसा कि मैंने कहा, अब देखो डिटेल कॉस्ट शीट बिल्कुल सिंपल कॉस्ट शीट की तरह है, बस उसमें इन्वेंट्री ऐड होना है। कहाँ ऐड होगा ये अपने को देखना है। देखिए, टेल मी, कॉस्ट शीट का पहला आइटम क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल। दूसरा आइटम होता है डायरेक्ट डायरेक्ट लेबर। तीसरा होता है एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर अगर रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल का ही पार्ट होता है। अगर हमारे पास रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट मटेरियल के साथ एक वर्ड लिख देंगे, कंज्यूम्ड। सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल नहीं लिखा, क्या लिखा है? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। और ये कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल plus purchase of raw material minus closing stock of raw material. Opening plus purchase minus closing. Opening of plus purchase minus closing will give us raw material consumed. Got it? Opening plus purchase minus closing will give us DMC बोलो या RMC, दोनों चलता है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम या रॉ मटेरियल कंज्यूम। यहाँ पर एक छोटा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। इज दिस क्लियर नाउ? यस। ठीक है। तो एक क्वेश्चन अगर हम आपको देते हैं छोटा सा, प्राइम कॉस्ट निकालने, कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट निकालना है, दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 5,000 रुपए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3,000 रुपए, रॉ मटेरियल परचेस्ड 20,000 रुपए, डायरेक्ट लेबर 12,000 एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000। कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट निकालिए। प्राइम कॉस्ट कैसे निकलेगा? पहला आइटम प्राइम कॉस्ट क्या रहेगा? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 39,000। टोटल आपने निकाल लिया, वेरी गुड। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे निकाले? ओपनिंग प्लस परचेज
माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग 5,000, परचेज 20,000, क्लोजिंग इज 3,000। सो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना निकल रहा है? 25 में से 3 चला जाएगा, वी विल हैव 39 आ रहा है। यस 22,000 आएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। यस यस मैम। मैम। डायरेक्ट लेबर इज ऑल्सो गिवन, कितना दिया हुआ है? 12,000। 12,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑल्सो गिवन 5, 5,000। और तीनों को अगर आप ऐड कर दोगे वी विल हैव 39,000. इज आवर प्राइम कॉस्ट। बस यही काम किया। क्या किया? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया था, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया था। अब डायरेक्ट मटेरियल में हम लोग जो खरीद रहे हैं इसमें कैलकुलेशन किया, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, राइट। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम का क्या फॉर्मूला हुआ? कोई बताएगा? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड अगर निकाला जाए तो उसका क्या फॉर्मूला होगा? ओपनिंग प्लस परचेज stock माइनस क्लोजिंग। Opening plus purchase minus closing. प्लस परचेज ऑफ रॉ Raw मटेरियल material. closing of raw material. Less close Minus. of raw material. मटेरियल इज रिड्यूस। गॉट इट। इसमें एक और चीज अगर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है बाय प्रोडक्ट का, बाय प्रोडक्ट। अब बाय प्रोडक्ट क्या होता है? बाय प्रोडक्ट वह प्रोडक्ट होता है, हम बना रहे हैं मेन प्रोडक्ट, कुछ और बना रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ और भी बन जाता है, कुछ उसका बचा कुचा पार्ट निकलता है, हैविंग सम सेल वैल्यू। जैसे एग्जांपल, द एग्जांपल इज वी आर मैन्युफैक्चरिंग। छोटा एग्जांपल है, सपोज आप पनीर बना रहे हो, छोटा सा एग्जांपल, घर का एग्जांपल। पनीर किससे बनता है? दूध से बनता है। और पनीर बनने के प्रोसेस में दूध को आप क्या करते हो? बॉयल करते हो और उसमें यू पुट सम लेमन, आप लेमन डालते हो, पनीर बन जाता है, राइट। पनीर इज द मेन प्रोडक्ट, लेकिन कुछ पानी के रूप में भी बच जाता है जिसको हम लोग छाछ बोलते हैं, हाँ यस मैम। तो वो उसका बाय प्रोडक्ट है। वी आर मैन्युफैक्चरिंग सम मेजर प्रोडक्ट, सम मेन प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ सेकेंडरी प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर हो जाते हैं। वो तो बेकार हो गया ना मैम। बेकार नहीं हुआ, उसको आप बेच सकते हो। अगर आप ये सोचो कि आपका एक अमूल कंपनी है, अमूल टाइप का कंपनी है, तो उनके पास कितने कितने वैसे छाछ होते हैं, वो सब वो बेकार नहीं करते, वो उसका एक अलग प्रोडक्ट बना देते हैं, छाछ बना देते हैं और उसको भी बेच सकते हैं। यस मैम। तो प्रोडक्ट अगर किसी भी, जैसे पेट्रोलियम को जब रिफाइन किया जाता है, पेट्रोल को नहीं, पेट्रोलियम इज अ क्रूड ऑयल, कच्चा माल है। पेट्रोलियम को जब रिफाइन किया जाता है तो उसी से पेट्रोल बनता है, केरोसिन ऑयल बनता है, डीजल बनता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और एक बाय प्रोडक्ट के रूप में कुछ गैस भी, जब भी आप प्रोसेस करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ उसका बाय प्रोडक्ट निकल सकता है। ओके, तो गैस के रूप में क्या निकलता है? एलपीजी गैस। एलपीजी को आप अभी लिक्विड पेट्रोलियम गैस के नाम से जानते हो, जो भी किचन में रसोई गैस के नाम से मशहूर है। तो एलपीजी इज अ बाय प्रोडक्ट फॉर हम बनाने जा रहे हैं पेट्रोल। आज से आप 50 साल 100 साल पहले की बात समझो, जब पहली बार पेट्रोल बनाया जा रहा था तो एलपीजी का कोई यूज नहीं था। पेट्रोलियम से बनाया जा रहा है पेट्रोल, और उसी प्रोसेस में गैस डिस्चार्ज हुआ और वो बाय प्रोडक्ट है। अब उस बाय प्रोडक्ट को वो कम दाम में बेच देते हैं, ठीक है। कम दाम में अगर आप बाय प्रोडक्ट को बेच रहे हो तो अगर उसका कैलकुलेट, आप बोलोगे आज के डेट में तो ये रसोई गैस तो 900 रुपया पर सिलेंडर हो गया है। आज के डेट में बाय प्रोडक्ट नहीं रहा, ये भी वन ऑफ द मेन प्रोडक्ट हो गया है। ओके, तो अगर हमारा कोई बाय प्रोडक्ट निकल रहा है तो उसका भी क्या करेंगे? तो क्वेश्चन में दिया होगा सेल वैल्यू ऑफ द बाय प्रोडक्ट, उसका सेल वैल्यू, नॉट द कॉस्ट। ध्यान से देखना, सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट अगर क्वेश्चन में दिया है तो वह डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम से लेस हो जाएगा इफ इट इज गिवन। जैसे क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है, उसी प्रकार से अगर बाय प्रोडक्ट का सेल वैल्यू दिया है वह भी यहां से लेस हो जाएगा। वन मोर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव यू। अब यहाँ पर एक हम वेस्ट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, वेस्टेज की बात कर रहे हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आप बिल्डिंग्स बना रहे हो, यू आर परचेजिंग सीमेंट। सीमेंट एक आपका रॉ मटेरियल है, और सीमेंट यू आर परचेजिंग इन बैग्स।
बोरा में, बोरा समझ में आता है, सीमेंट का जो बैग्स होता है, ये Yes, ma'am. पर बैग दिस द कॉस्ट ऑफ द बैग इज 500 रुपया। आप 500 रुपया पर बैग के हिसाब से सीमेंट खरीद रहे हो। सीमेंट क्या करोगे, यूज कर लोगे, और उसके बाद ये एम्प्टी बैग, खाली बोरा बच जाएगा जो बिल्कुल आपके लिए वेस्ट है। और लेकिन हाँ, ये रद्दी में बिकता है, वेस्ट के रूप में बोरा बिक जाता है, एंड जब आप उसे बेच रहे हो तो यू आर अर्निंग 8 रुपए पर बैग। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, आपने सीमेंट का एक बैग खरीदा 500 रुपया देकर के, सीमेंट को यूज कर लिया अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में, और जो खाली बोरा बच गया उसे 8 रुपए पर बैग बेच दिया। बेटा मुझे सिर्फ ये बताओ, सीमेंट कितने का पड़ा आपको? 500 रुपए का पड़ा? 492। Yes, ma'am. 492. 492 का पड़ा, यस। लेकिन जब आप इसमें परचेज किए होगे तो यहाँ तो 500 रुपए ऐड किए होगे, राइट? Yes, ma'am. तो ये 8 रुपए में जो बोरा बिक रहा है, क्या उसे माइनस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हम Yes, करना ma'am. चाहिए। तो सेल वैल्यू ऑफ वेस्ट कर सकते हैं, वेस्टेज जो भी आ रहा है उसको भी लेस कर देंगे, यस। तो अब कंप्लीट हो गया डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकलता है, डीएमसी कैसे निकलता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं। अब देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो भी ओपनिंग है उसको लिखते हैं, ऐड करते हैं उसमें परचेज, ये ऐड हो जाता है। अब इसमें 3 चीजें लेस हो रही है बेटा। अच्छा, एक और चीज ऐड आपके क्वेश्चन में मिला, फ्रेट, भाड़ा। रॉ मटेरियल को खरीदने में अगर भाड़ा लग रहा है तो वो भी क्वेश्चन में देगा, तो हम लोग उसको ऐड कर देंगे। अब इसमें लेस 3 चीज करेंगे। पहला क्या लेस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये लेस होगा। दूसरा, सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट अगर दिया हुआ है, ये लेस होगा। और तीसरा क्या लेस होगा, सेल वैल्यू ऑफ वेस्ट इफ एनी, इफ एनी, ये तीनों लेस हो जाएगा। और ये जो मिलेगा यही डीएमसी या आरएमसी है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, जो कॉस्ट शीट का पहला आइटम बनेगा। इफ दिस इज आवर कॉस्ट शीट तो आप डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम लिखोगे यहाँ। क्लियर हुआ क्या क्या चीजें आई इसमें? Yes, ma'am. ठीक है, ओके ना? Yes, ma'am. देखो, आपको सीएमए का बुक में ले चलते हैं। सीएमए का पहला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 1, शायद इसी से रिलेटेड है। सीएमए का एक लास्ट आ गया, इलस्ट्रेशन नंबर 1, ये देखो दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट परचेज। रॉ मटेरियल कंज्यूम दे दिया, अच्छा रॉ मटेरियल कंज्यूम दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, ओपनिंग स्टॉक दे दिया, क्या हम परचेज निकाल सकते हैं? Yes, ma'am. रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। Closing stock. तो परचेज इज मिसिंग, कैन बी कैलकुलेट परचेज, व्हाट विल बी परचेज? परचेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परचेज को यहीं रहने दे, Opening minus closing minus raw material cost. रॉ मटेरियल कंज्यूम माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग कर देंगे तो आ जाएगा। ये भी yes, ma'am. ठीक है, इन दोनों को ओपनिंग को इधर ले गए और क्लोजिंग को भी इधर ले गए, तो ओपनिंग माइनस हो गया, क्लोजिंग ऐड। तो फटाफट निकालते हैं। कंज्यूम्ड इज गिवन 26,500, ओपनिंग लेस कर दो 3,000 और क्लोजिंग ऐड कर दो 4,500। कितना मिला बता देना बेटा। 28,000 मिला। तो इस तरीके से एक छोटा सा क्वेश्चन था, इलस्ट्रेशन नंबर 1 था। दिस इज ओके, ठीक है, आगे बढ़े अब हम लोग। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बस अब डिटेल्ड कॉस्ट शीट को कंप्लीट करते हैं, कॉस्ट शीट विद डिटेल्ड अमाउंट। फाइनल अकाउंट कहाँ चला गया, रेक्टिफिकेशन कॉस्ट शीट। तो अब डिटेल्ड कॉस्ट शीट में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन रहेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग सब रहेगा। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन, अब डिटेल क्वेश्चन के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं। तो इसमें अब अपने को इंफॉर्मेशन रहेगा, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा। किसका किसका ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है? तीनों का हो सकता है। इस तरीके के हमारे स्टॉक है, कौन कौन सा स्टॉक होता है,
अपने पास डायरेक्ट रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का और फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल का मान लेते हैं 3000 ओपनिंग स्टॉक है, 5000 क्लोजिंग स्टॉक है। वर्क इन प्रोग्रेस भी दिया रह सकता है, 4000 है और 8000 है। फिनिश गुड्स 15000 है और 25000 है। दिस इज गिवन। इसके बाद डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 25000, रॉ मटेरियल परचेज दिया हुआ है, परचेज ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है 80000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन 5000। ओके, इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है 15000, ऑफिस ओवरहेड दिया हुआ है 12000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया हुआ है 8000। बोलता है कॉस्ट शीट बनाइए, प्रॉफिट का परसेंटेज भी दे देते हैं, प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल, और बोलता है कॉस्ट शीट बनाने। ठीक है, डिटेल्ड कॉस्ट शीट और स्मॉल कॉस्ट शीट में क्या अंतर है? एक ही अंतर है कि डिटेल्ड कॉस्ट शीट में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी रहता है, और ये तीनों का रह सकता है। तीन मतलब रॉ मटेरियल का भी, WIP और फिनिश। इन तीनों को हम अपने स्मॉल कॉस्ट शीट में इजी कॉस्ट से या सिंपल कॉस्ट शीट में कैसे पुट करते, कहाँ पुट होता है। स्टार्ट करें अब हम लोग। वी आर ड्राफ्टिंग कॉस्ट शीट, कॉस्ट पर यूनिट और टोटल कॉस्ट का कॉलम रहेगा। नाउ वी स्टार्ट। फर्स्ट आइटम क्या रहेगा, प्लीज टेल मी। डायरेक्ट मटेरियल इसका अमाउंट ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोज। अपने पास क्या तीनों है दिया हुआ। परचेज 80000 है, ओपनिंग 3000 है और क्लोजिंग 5000 है। तो आप कैलकुलेटर में मुझे कैलकुलेट करके 78,000. 80 plus 3000 plus 5 minus 5000. So we are 7,000. yes 78,000. अब लेकिन यहाँ पर सी जरूर लिखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड जरूर लिखेंगे। ये डायरेक्ट मटेरियल परचेज नहीं है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है। ठीक है, अब इसके बाद और आगे बताओ क्या करेंगे। वही कॉस्ट शीट है जो आप जान रहे हो। सेकंड आइटम विल बी डायरेक्ट लेबर गिवन 25000, 25000 लिख दिए। थर्ड आइटम इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस अमाउंट इज 5000 लिख दिए। तीनों को ऐड कर देते हैं। अमाउंट इज कमिंग आई थिंक 1,08,000. और इसका क्या नाम देंगे हम लोग? प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अब इसमें आगे क्या ऐड करोगे? जैसा बढ़ते हो वैसे ही बढ़ो। क्या ऐड करोगे? फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड 15000 दिया हुआ है, 15000 ऐड कर दिया। टोटल बताओ आ जाएगा। 1,23,000. इसका क्या नाम देंगे बेटा? फैक्ट्री कॉस्ट। क्या नाम देंगे? वर्क कॉस्ट वर्क कॉस्ट। लेकिन यहाँ पर इसको ग्रॉस वर्क कॉस्ट कहेंगे। ये देखो चेंज। क्यों ग्रॉस वर्क कॉस्ट? क्योंकि अभी एक छोटा सा कैलकुलेशन वर्क इन प्रोग्रेस के ओपनिंग और क्लोजिंग का यहाँ होना है। अब ये वर्क कॉस्ट को हम लोग ग्रॉस वर्क कॉस्ट कहेंगे। इसमें ओपनिंग को क्या करेंगे और क्लोजिंग को क्या करेंगे? रॉ मटेरियल ऐड कर देंगे, क्लोजिंग माइनस कर देंगे. ओपनिंग ऐड होता है और क्लोजिंग लेस होता है। यही चीज यहाँ भी करेंगे। ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ये सेकंड एडजस्टमेंट इन्वेंट्री का, WIP के इन्वेंट्री का। तो 4000 यहाँ ऐड हो जाएगा और 8000 यहाँ लेस हो जाएगा। ब्रैकेट का मतलब लेस। क्लियर है? 1,19,000. 1,19,000। सबको क्लियर है? 1,19,000। अब इसका नाम क्या देंगे? ये ग्रॉस था तो इसका नाम क्या देंगे? नेट कॉस्ट, या इसको सिंपली आप वर्क कॉस्ट भी बोल सकते हैं। इसको हम नेटवर्क कॉस्ट भी बोल सकते हैं या फिर वर्क कॉस्ट भी बोल सकते हैं। फिर वही अपनी लाइन पकड़ लो। वर्क कॉस्ट निकल गया, लाइन में आगे बढ़ो, कॉस्ट शीट को आगे बढ़ाओ। आपको आता है ये। टेल मी क्या करेंगे आप?
क्या ऐड करेंगे आप? ऑफिस ऑफिस ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना दिया हुआ है ये? 12,000। ऐड कर देते हैं। ऐड करके अमाउंट बता दीजिए। 1,31,000. अब इसका नाम क्या होना चाहिए? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना बना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ तक? इतना बना, लेकिन बिका कितना? क्या सीओपी और सीओजीएस एक है इसमें? नहीं। कैसे पता चला एक नहीं है? बताओ। क्या मैम कुछ स्टॉक रह गया था, इन्वेंट्री रह गया था। स्टॉक है? किसका? फिनिश गुड्स का स्टॉक है। ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है। बताइए क्या करें? टेल मी। हम ओपनिंग ऐड कर देंगे और क्लोजिंग लेस कर ओपनिंग ऐड देंगे। कर देंगे, क्लोजिंग लेस कर देंगे. वेरी गुड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड कर देंगे, जो कितना है? 15,000। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को लेस कर देंगे, जो है 25,000। 15 ऐड करना है, 25 लेस करना है। टेल मी क्या करेंगे? अमाउंट दो। मैम 1,21,000। 1,21,000। यस। अब इसका नाम दो बेटा, इसका नाम बताओ उसको क्या? गुड सोल्ड। दिस इज COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यस मैम। अब देखा आपने, तीनों इन्वेंट्री का एडजस्टमेंट हम कॉस्ट शीट में ही कर दिया। कहाँ कहाँ किया? रॉ मटेरियल का एडजस्टमेंट कहाँ हो रहा है? रॉ मटेरियल के साथ, जो प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। WIP का एडजस्टमेंट कहाँ होता है? वर्क कॉस्ट के साथ। और फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट कहाँ होता है? COP के साथ। क्लियर हुआ? कहाँ ऐड किए, कहाँ घुसाए आप इसको अपने सिंपल कॉस्ट शीट में? ग्रॉस वर्क कॉस्ट में ओपनिंग और क्लोजिंग WIP एंड COP में एडजस्टमेंट हो रहा है फिनिश गुड्स का, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। गॉट इट ना? COGS मिल गया। अब बताइए क्या करना चाहिए हमें? ऐड क्या करें इसमें? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना दिया हुआ है? 8,000। वी विल ऐड 8,000। तो 129, इसको 9,000 कर दे। अच्छा चलिए रहने दीजिए, कैलकुलेटर तो आप लोग सबके पास है। 129,000। दिस इज, इसका क्या नाम दे? नाम दो। टोटल कॉस्ट कॉस्ट ऑफ सेल या टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट, कुछ भी इसको बोल सकते हैं। प्रॉफिट इज गिवन, दिस इज 20% ऑन सेल। प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन सेल। सेल पता नहीं, और प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन 20% ऑफ सेल। 20% ऑफ सेल का मतलब होता है 1/5 ऑन सेल। प्रॉफिट सेल का 1/5 है, तो प्रॉफिट निकल जाएगा क्या? हाँ 1/4। यही प्रॉफिट कॉस्ट का कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो इसका 1/4 निकाल लो डायरेक्ट। 32,250. कितना आ रहा है? 32,250. 250। क्या ये प्रॉफिट हो गया? यस। तो सेल वैल्यू निकल जाएगा। यस मैम, ऐड कर देंगे। कॉस्ट शीट बन गया। कॉस्ट शीट, डिटेल्ड कॉस्ट शीट। समझ में आया? यस मैम। मैम एक बार छोटा कर दीजिए ना, एक बार फोटो ले लेते हैं। वही कर रहे हैं। ओके, कहाँ कहाँ ऐड हुआ बस ये देख लो। रॉ मटेरियल जाकर के, रॉ मटेरियल विल बी एडेड इन डायरेक्ट मटेरियल। यहाँ ये रॉ मटेरियल ऐड हुआ। WIP का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना? वर्क कॉस्ट में जाकर के ऐड होता है। हर ओपनिंग ऐड होगा, हर क्लोजिंग लेस होगा। और फिनिश गुड्स कहाँ जाके ऐड होता है? COP में जाके ऐड होता है। हर ओपनिंग ऐड होगा और क्लोजिंग लेस होगा। हर ओपनिंग ऐड होगा, क्लोजिंग लेस होगा, ओपनिंग ऐड होगा, क्लोजिंग। क्लियर हो गया आपको? कॉस्ट शीट यस मैम। बन मैम गया? इसमें कॉस्ट पर यूनिट का कोई काम नहीं होगा? क्या चीज? कॉस्ट पर एक्चुअली इस क्वेश्चन में मैंने आपको नंबर ऑफ यूनिट नहीं दिया है ना, कितना बन रहा है, कितना बिक रहा है, नॉट गिवन। नंबर सोल्ड और प्रोड्यूस, इसीलिए इसमें कुछ भी नहीं लिखाया आप। लेकिन कॉलम बना के छोड़ोगे, कॉलम बना करके वी विल डोंट राइट, या कॉलम नहीं भी बनाओ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो देगा तो हम बनाएंगे, नहीं देगा तो छोड़ देंगे। क्लियर है? मैम। हाँ जी। मैम इसमें जैसे हम लोग इसका ओपनिंग स्टॉक
था, क्लोजिंग स्टॉक था, तो लेबर को भी तो प्रीपेड वेजेज दे सकते हैं ना? लेबर को लेबर का भी प्रीपेड वेजेज हो सकता है ना, या आउटस्टैंडिंग वेजेज? कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। लेबर अगर आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड रहता है तो एक्चुअल लेबर खर्चा आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन वो जनरली नहीं रहता। ये एक्चुअली अकाउंट्स नहीं है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में उतना आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का एक्सपेंसेस का नहीं, सिर्फ स्टॉक का रहता है। रॉ मटेरियल का रहेगा, WIP का रहेगा, फिनिश गुड, इनके एडजस्टमेंट्स आते हैं। आपको ये प्योर अकाउंटिंग नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है जो आपको आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का ट्रीटमेंट या एडजस्टमेंट इसमें मांगेगा। अगर रहेगा तो आपको करना पड़ेगा तेरा, लेकिन आज तक हम ये क्वेश्चन नहीं देखे, ऐसा रहता नहीं है। ओके, ठीक है। यस मैम। तो अब हम लोग आते हैं फटाफट क्वेश्चन बनाते हैं, 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे, फिर हम लोग हो सकता है अकाउंटिंग भी कर ले। वी हैव टाइम राइट नाउ। तो पहले तो CMA के बुक में जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आप एंड होमवर्क उसी बुक से मिलेगा, क्योंकि एग्जांपल्स उसी में है। देखिए जैसे एग्जांपल नंबर 2 आप देखो, तो अगर बन जाएगा तो वी विल। देखिए द क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2, क्या क्या दिया हुआ देखो तो। प्राइम कॉस्ट गिवन, प्राइम कॉस्ट दिया है, डेप्रिसिएशन आल्सो गिवन, we have depreciation amounted to 1500, factory rent also given, find out factory cost. Okay, find out factory cost, depreciation, factory rent, ये दोनों कैसे खर्च आपको लग, कहाँ के खर्च लग रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस भूल जाओ, कॉस्ट शीट में आओ। वर्क कॉस्ट का। प्रॉफिट एंड लॉस बेटा इस चैप्टर में नहीं याद रखेंगे, है ना। ये खर्च कहाँ हुआ होगा, आप ये देखो डेप्रिसिएशन कहाँ। फैक्ट्री में, फैक्ट्री में भी लग सकता है, ऑफिस में भी लग सकता है, में भी। बट जैसा कि क्वेश्चन है ये फैक्ट्री रेंट की बात कर रहा है, ये और किसकी बात कर रहा है? डेप्रिसिएशन की। फैक्ट्री रेंट तो पक्का पक्का फैक्ट्री में लगा होगा, मतलब वर्क कॉस्ट का पार्ट होगा। डेप्रिसिएशन भी उसी का ही पार्ट होगा, सिंस अपने को निकालने बोल रहा है फैक्ट्री कॉस्ट। तो अगर हम आप सॉल्यूशन बनाते हो कॉस्ट शीट की तरह, प्राइम कॉस्ट इज गिवन, प्राइम कॉस्ट दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 33,500, राइट। इसमें फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करोगे। फैक्ट्री ओवरहेड के 2 खर्चे आपको दिए हुए हैं, कौन कौन सा खर्च दिया हुआ है? डेप्रिसिएशन और रेंट। डेप्रिसिएशन 1500, रेंट कितना है प्लीज टेल मी? 3000. 3000, वेरी गुड। 200% ऑफ डेप्रिसिएशन। तो आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेटर में करो, 1500 इंटू लिख रहे वही कैलकुलेटर में टाइप कर दो, बस। सब की आपके पास, मल्टीप्लाई का भी की है और परसेंट का भी की है। 200% मतलब दुगना होता है, ये भी जान लो, ठीक है। तो 200% मतलब ये 3000, गॉट इट। तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कितना हो गया? 38,000. फैक्ट्री ओवरहेड मैंने पूछा, फैक्ट्री ओवरहेड कितना हो गया? 4500। और निकालने क्या बोल रहा है? फैक्ट्री कॉस्ट। आप ऐड कर दोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। छोटा सा क्वेश्चन, 2 नंबर का, आसान है। यस मैम। अगला क्वेश्चन देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 3। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल दिया है। कॉस्ट ऑफ सेल मतलब टोटल कॉस्ट, एकदम नीचे वाला, प्रॉफिट के ऊपर वाला। एडवर्टीजमेंट दिया है, डिस्काउंट ऑन सेल इज 50% ऑफ एडवर्टीजमेंट, फाइंड COGS। और COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने बोल रहा है। ये दोनों कहाँ आता है कॉस्ट शीट में? पहले कौन आता है, बाद में कौन आता है? कॉस्ट शीट में याद करो, कॉस्ट शीट में पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, उसमें क्या ऐड करते हो तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करते हैं। और ये एडवर्टीजमेंट का खर्चा आपको कैसा खर्च लग रहा है? वही मैम, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्काउंट ऑन सेल आपको कैसा लग रहा है? सेलिंग। तो क्या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 2 खर्च दिया हुआ है? हाँ। कौन कौन सा दिया है पहला बताओ तो। एडवर्टीजमेंट कितना दिया हुआ है? 600। और दूसरा डिस्काउंट कितना दिया हुआ है? 50% of sales. ऑफ एडवर्टीजमेंट पे आप नजर डालो,
600 को आधा कर दो, 300 रुपया। ठीक है, ये दोनों ऐड होकर के बाहर जाएगा। और COS क्या दिया हुआ आपको? COGS दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है या कॉस्ट ऑफ सेल दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ सेल दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है? 416। क्या ये निकलेगा? हाँ, लेस कर देंगे उसमें से 900 को। निकल जाएगा, लेस कर देंगे, निकल जाएगा, आराम से निकलेगा। 900 लेस कर देंगे तो आई थिंक दिस विल बी 36516। ठीक है, कॉस्ट शीट से ही निकाल के लाया। ये छोटे छोटे क्वेश्चन, अगर कॉस्ट शीट क्लियर है तो ये सारे क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। क्या आपको कुछ लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है, नहीं बनेगा? क्या याद आपको माइंड में रखना है? कॉस्ट शीट। कैन आई राइट हियर? इसको क्या इस तरीके से लिख सकते हैं? निकालने बोला है COG, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेलिंग एक्सपेंस प्लस कॉस्ट ऑफ, एक उल्टा मैंने लिख दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। ऐसे भी आप लिख सकते थे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पता है, COS पता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया। चाहे तो कॉस्ट शीट, अगर ये आपको बोलते नहीं मैम हमको तो यही दिमाग में सेट है, हम तो ऐसे ही बनाएंगे, आप ऐसे ही बनाओ, वर्किंग है ये आपके इस आंसर का। गॉट इट? यहाँ पर लिखा भी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। क्लियर है? अगला क्वेश्चन में आए। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, सॉरी जस्ट अ मिनट, सी नाउ फैक्ट्री कॉस्ट इज गिवन। क्या दिया हुआ अपने को? फैक्ट्री कॉस्ट। आप सोचो फैक्ट्री कॉस्ट मतलब क्या? कॉस्ट शीट में कहीं है, फाइंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड विच इज 7.315% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। देखो बहुत आसान है, 2-4 बच्चे तो तुरंत आंसर दे देंगे, मुझे पता है। आपको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन निकालने बोल रहा है, विच इज, मैम परसेंटेज करके निकाल देंगे 395,000 का। इसमें तो कॉस्ट शीट भी बनाने का जरूरत नहीं है। फैक्ट्री कॉस्ट दिया हुआ है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज 7.315% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। कैसे बनेगा? बहुत आसान है, बन जाएगा, घर में देखना, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट इज, अब देखो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मतलब इसमें ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP होगा। नेट फैक्ट्री कॉस्ट भी दिया है, ओपनिंग WIP भी दिया है, क्लोजिंग WIP निकालने। बेटा होमवर्क में दे रख दे इसको। यस मैम। CMA का स्टडी मैट सबके पास है। 6 नंबर होमवर्क हम पढ़ेंगे भी नहीं इसको। 7 नंबर चलिए होमवर्क में कोशिश करिएगा। ओके, देखो कुछ खर्चे कॉस्ट शीट में कभी नहीं आते हैं। ये हम लोग CMA स्टूडेंट्स को ज्यादा जाना, उनको डिटेल में हम बताएंगे। अगर आप CA बच्चे इस क्वेश्चन को बनाओगे तो आपको इसमें कुछ खर्चे कॉस्ट शीट में कभी नहीं आते। उसका एग्जांपल है बैंक चार्जेस और डोनेशन। बैंक चार्जेस कॉस्ट शीट में कभी नहीं आएगा, डोनेशन कॉस्ट शीट में कभी नहीं आएगा। बाकी CMA बच्चों को जब हम अलग से पढ़ाएंगे तो उसको बताएंगे, उसका लिस्ट है, तो ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। इन दोनों क्वेश्चन को इग्नोर कर देना, जो मांग रहा है बना देना। डेट्स होता है क्या उसमें भी? डेट्स होता है क्या? मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं तो कॉस्ट शीट का यूज, अब हम लोग आ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ही आ रहे हैं। होमवर्क बस ले लो, होमवर्क। दिस इज अगेन, ये देखो कॉस्ट शीट बनाने बोला है, कॉस्ट शीट ही दिख रहा है ना। प्राइम कॉस्ट निकाला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकाला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। होमवर्क, ये भी होमवर्क। अब बनाना CA बच्चे आप लोग भी बनाना थोड़ा सा कॉस्ट शीट। इतना मैंने, अब ये देखो कंप्लीट कॉस्ट शीट बनाने के लिए देखो इसमें रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, WIP का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, रॉ मटेरियल परचेज दिया है, वेजेस पेड। अगर सिर्फ वेजेस लिखा है तो इसे आप डायरेक्ट लेबर मानना। फैक्ट्री ओवरहेड दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दिया है, सेलिंग ओवरहेड दिया है, सेल भी दे दिया। क्या कॉस्ट शीट बन जाएगा? छोटा सा। यस मैम। तो ये भी आपका होमवर्क है, और ये एक बड़ा होमवर्क, ये भी कॉस्ट शीट बनाने बोला है। थोड़ा इंफॉर्मेशन ज्यादा है, बन जाए तो अच्छा है। और लास्ट क्वेश्चन था ये कॉस्ट शीट का।
आई थिंक एक आध और है, ये भी होमवर्क। अब हम और ज्यादा नहीं जा रहे सीएमए वाले बुक में, तो सीएमए का तो एक चैप्टर ही खत्म हो गया, कॉस्ट शीट ही कंप्लीट कर लिया हमने, थ्योरी बाकी है, प्रैक्टिकली ओवर हो गया। अब हम सीए के बुक में आएंगे। कंप्लीट 1 to 13 ऑफ सीएमए बुक इज योर होमवर्क। क्या बोला जाए इसका, इलस्ट्रेशन प्लस सेल्फ एग्जामिनेशन अगर बनाना चाहे तो क्या बनेगा, यस ये भी बनेगा। ये सीएमए के लिए, सीए बच्चे नहीं बनाएंगे, ठीक है, ये सब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2 ही है, बट ये सीएमए स्टूडेंट्स के लिए। गॉट इट? हो गया? यस मैम। कॉस्ट शीट इज ओवर, कॉस्ट शीट इज ओवर। लेकिन अब तो हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग कैसे बनता है वो देखना है। सो आई एम शिफ्टिंग टू सीए बुक। सीए बुक में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग आप लोग निकालो, आपका यूनिट 2 है, फाइनल अकाउंट का यूनिट 2 है ये। कॉस्ट शीट सीख लिया हम लोगों ने। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्ट में देखो वही सब लिखा है, रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एक पार्ट है। इनडायरेक्ट को भी, मतलब ये फैक्ट्री कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का दूसरा नाम वर्क कॉस्ट है, ठीक है। जस्ट मैंने उसको आपको दिखाया ये चीज। अब देखो, एक इलस्ट्रेशन मांग रहा है आपसे, इलस्ट्रेशन नंबर 1, 1 लाख यूनिट बना, पर यूनिट मटेरियल 10 रुपए है, पर यूनिट लेबर 5 रुपए है, और रॉयल्टी 3 रुपए है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालिए। रॉ मटेरियल दिया है 10 रुपए पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर दिया है 5 रुपए पर यूनिट, रॉयल्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है 3 रुपए पर यूनिट, और कोई खर्च नहीं दिया। और कितना यूनिट बन रहा है ये भी दिया हुआ, 1 लाख यूनिट बन रहा है। क्या प्राइम कॉस्ट निकाल सकते हो? 18 लाख। इतना जल्दी आंसर कर दिया, किसका आवाज था? प्रीत। यस, जब प्रीत कर सकता है तो सभी हम लोग, वी ऑल आर ऑफ दैट लेवल, सब लोग कर सकते हैं। क्या 18 लाख सबका आ गया? यस मैम। यस क्या मैम। किया आपने? इंटू 1 लाख, इंटू 1 लाख, इंटू 1 लाख, यूनिट से मल्टीप्लाई करिए क्योंकि ये पर यूनिट दिया था। या तो ऐसा भी क्या, जैसे आई थिंक प्रीत ने यही किया कि 18 तीनों को जोड़ दिया, 18 रुपया पर यूनिट है प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट 18 रुपया पर यूनिट है, 18 लाख सर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दे, जैसे भी बना लो, या तो अलग अलग करो या तो एक साथ कर दो। तो आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालने बोला, प्राइम कॉस्ट नहीं बोला। तो प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगा? आप बोलोगे फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दीजिए मैम, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है तो नहीं ऐड किया। यही हमारा प्राइम कॉस्ट है, यही हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, दिस इज आवर प्राइम कॉस्ट। और इस क्वेश्चन में यही हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बन गया, सिंस फैक्ट्री ओवरहेड वाज मिसिंग। गॉट इट? ठीक है। यस मैम। यस मैम। ओवरहेड लिखा है, ओवरहेड में क्या आता है अब आपको पता है, मैंने आपको बता दिया, पिछले क्लास में हम लोग सीख लिए थे, ठीक है। चलिए, अब बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट के लिए भी दिया हुआ है, बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट क्या दिया जाएगा? बाय प्रोडक्ट आर वैल्यूड एट एनआरवी, एनआरवी वही सेल वैल्यू, ठीक है। उसको क्या किए थे हम लोग, ट्रीटमेंट बताओ, ट्रीटमेंट बाय प्रोडक्ट को हमने कहाँ ले गए थे बताओ? माइनस किए थे ना? एस किए थे मैम उसको। कहाँ से? रॉ मटेरियल, में। रॉ मटेरियल से आप लेस कर दो, या फिर इसका 2-3 ट्रीटमेंट है। इट इज ऑफन ट्रीटेड, या तो उस इनकम को आप मिसलिनियस इनकम में लिख रख दो, बट करेक्ट ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, करेक्ट ट्रीटमेंट कि आप सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, मतलब रॉ मटेरियल में ले जाओ, ताकि आप खर्च को लेस कर दो। हमने खर्च को ही लेस किया ना, खर्च को ही लेस किया ना, रॉ मटेरियल को बताया था ना, 500 रुपए का आपका सीमेंट का बैग है, और 8 रुपया लेस ही तो किया था, 492 जो निकाले। तो हम लोग बाय प्रोडक्ट को कहाँ ले, अब एक बार हम कॉस्ट शीट में आएंगे। देखो बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट 2 होता है, अभी एक आपको पता है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट।
Shall I start? Shall I resume? वापस आ जाए हम लोग? Shall I go ahead after? Yes, ma'am. क्वेश्चन Yes, ma'am. रॉ मटेरियल गिवन, रॉ मटेरियल अपने को दिया हुआ परचेज कितना ले ले 10,000, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3,000, सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट 3, ये बहुत कम रहता है, नेग्लिजिबल अमाउंट, सपोज 300 रुपया, ठीक है। फिर और दिया हुआ डायरेक्ट लेबर गिवन 5,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मान लेते नील, नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया। फैक्ट्री ओवरहेड गिवन 15,000 और बोलता है फैक्ट्री कॉस्ट निकालिए। क्या निकालिए? फैक्ट्री कॉस्ट, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद का। तो देखो इस बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट ये माइनस होगा, इसको आप दो जगह माइनस कर सकते हो। आंसर करते हैं दो अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को, बस ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट में अंतर रहेगा। ये देखो हम इसको दो इसलिए कर रहे हैं कि दो अलग अलग ट्रीटमेंट आपको दिखाएंगे। बाय प्रोडक्ट, दिस इज जस्ट सॉरी, ये कॉस्ट शीट ही बन रहा है हमारा, दो आंसर साथ में जा रहा है, ठीक है। ये एक कॉस्ट शीट है, ये फर्स्ट कॉस्ट शीट है, और ये सिर्फ बाय प्रोडक्ट में डिफरेंस, ये सेकंड। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कोई निकालेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ठीक है, कितना आ रहा है यहीं पर हम लिखते हैं। ओपनिंग कितना है? 2,000। क्लोजिंग कितना है? 3,000। मैम 99,000 आएगा। 10,000 है, ओपनिंग इज 10,000, 9,000। 9,000, ठीक है। 9,000। प्रोडक्ट भी अगर आप लेस कर दो 300 कर सकते हैं, बिल्कुल। तो 10 8,700। 8,700, ठीक है। दूसरा ट्रीटमेंट, रॉ मटेरियल में से हम बाय प्रोडक्ट को लेस नहीं करेंगे। ओपनिंग 10,000, सॉरी ओपनिंग इज 2,000, ओपनिंग 2,000 है, परचेज इज 10,000 लेस क्लोजिंग 3,000, 9,000, ठीक है। हो सकता है हाँ बाय प्रोडक्ट दो जगह जा सकता है, या तो रॉ मटेरियल से लेस होगा, या फिर अब देखो, या फिर फैक्ट्री ओवरहेड से लेस होगा, ठीक है। या तो यहाँ लेस होगा या फैक्ट्री ओवर, सेकंड वाला देखेंगे हम लोग। डायरेक्ट लेबर गिवन 5,000, इसमें भी डायरेक्ट लेबर 5,000 ऐड कर दीजिए। प्राइम कॉस्ट आया यहाँ 14,000, प्राइम कॉस्ट आया यहाँ 13,700, दिस इज पीसी। अब फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया हुआ है? 15,000, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड 15,000, 15,000 डायरेक्ट बाहर लिख लीजिए, और यहाँ पर 28700। यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड अंदर लिखेंगे 15,000 लेस सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट 14,700 एंड द टोटल इज 28700 फैक्ट्री कॉस्ट। ये भी फैक्ट्री कॉस्ट है, ये भी फैक्ट्री। समझ में आया बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट? Yes, ma'am. क्या समझे? या मैम तो तो रॉ मटेरियल से एडजस्ट होता है, सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट इज subtracted from raw material cost, or it can be subtracted from factory overhead. इन दोनों में से आप कोई भी ट्रीटमेंट कर सकते हो, इधर दिस ट्रीटमेंट और दिस ट्रीटमेंट, जो भी आप दोनों में से कोई भी आप कर सकते, दोनों एक्सेप्टेबल है। ओके ना, यही आपका बुक भी बोल रहा था कि बाय प्रोडक्ट को हम लोग कहाँ ले जाते हैं। बोलता है बहुत से लोग उसको मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। करेक्ट ट्रीटमेंट तो क्रेडिट इट इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का मतलब फैक्ट्री कॉस्ट के पहले ही, ताकि उसका कॉस्ट लेस हो जाए। या तो आप रॉ मटेरियल से कम कर दो, या तो फैक्ट्री ओवरहेड से कम कर दो। यहाँ पर यही बोल रहा है। अब देखो ये आया आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, कॉस्ट शीट नहीं है, दिस इज अ मैन्युफैक्चरिंग। अब देखिए आपको कॉस्ट शीट ही दिखेगा। पहला आइटम 2, क्योंकि ये अकाउंट है तो डेबिट साइड 2 लिखेंगे, क्रेडिट साइड बाय लिखेंगे। चलिए मान लिए
देखो फर्स्ट आइटम आप देखो क्या लिखा हुआ है, प्लीज देखना क्या लिखा है। रॉ मटेरियल कंज्यूम, बिल्कुल कॉस्ट शीट है। रॉ मटेरियल कंज्यूम कॉस्ट शीट का पहला आइटम क्या लिखा है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखा, फिर क्या लिखा सेकंड आइटम डायरेक्ट वेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को जोड़ के यहाँ पर लिखा है प्राइम प्राइम। कॉस्ट। फिर क्या लिखा देखो, फैक्ट्री ओवरहेड, उसका एग्जाम्पल है रॉयल्टी, हायर चार्जेस, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड है, इसको अलग से लिखने का जरूरत नहीं था। यहाँ पर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का नाम ही फैक्ट्री ओवरहेड होता है। फैक्ट्री ओवरहेड में वो डायरेक्ट लिखना चाहिए था उसको, रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो फैक्ट्री में हुआ, डेप्रिसिएशन जो फैक्ट्री में हुआ, इन सबको ऐड कर दिए तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट निकलता है ना। यस मैम। और ग्रॉस में फिर आप क्या करते हो, ओपनिंग को ऐड करते हो, ओपनिंग WIP को ऐड करते हो, यस। ठीक है, और क्लोजिंग WIP को लेस करते हो। साइड लिख दिया देखो, मैम पूरा कॉस्ट शीट है। हाँ मैम पूरा कॉस्ट शीट ही है। पूरा कॉस्ट शीट है। ओपनिंग को ऐड किया है, आप देखो डेबिट साइड लिखा है मतलब ऐड किया है, और क्लोजिंग इज रिटन इन द क्रेडिट साइड मतलब लेस किया है, ठीक है। बाय प्रोडक्ट कहाँ गया, बाय प्रोडक्ट को तो रॉ मटेरियल से लेस होना था तो उसको भी देखो क्रेडिट कर दिया। एट सेल वैल्यू, सेल वैल्यू को NRV बोलते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। चाहे तो वो रॉ मटेरियल से घटाओ चाहे फैक्ट्री कॉस्ट से घटाओ, यहाँ तो क्रेडिट कर देंगे। समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। और जो इसका बचा ये कहाँ चला गया, ये चला गया क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बाद बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद PL के बाद बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट कैसा बनता है आपको पता है, ट्रेडिंग अकाउंट तो आपने बहुत बनाया है। ट्रेडिंग अकाउंट का पहला आइटम क्या होता है, कोई बताएगा? मैम ओपनिंग स्टॉक। Opening stock. ओपनिंग स्टॉक, यहाँ तो 3 ओपनिंग स्टॉक आपके पास है, 3 तरीके का ओपनिंग स्टॉक है। ये कौन सा ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक जो है फिनिश गुड्स का, रॉ मटेरियल का कहाँ गया, यहाँ आ गया। WIP का कहाँ गया, यहीं आ गया। और फिनिश गुड्स का कहाँ चला गया, ट्रेडिंग अकाउंट। और इसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या लिखते हो ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेज। Purchase. खरीद नहीं रहे, अब तो खरीद नहीं रहे, अब तो बना रहे हैं। तो ये देखो ये ट्रेडिंग से में आया, यहाँ से टू कौन सा अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। परचेज यहाँ नहीं आएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आ जाए। परचेज की जगह वहां खरीद के बेच रहे थे तो परचेज लिखते हैं, और यहाँ बना के बेच रहे हैं तो क्या लिखेंगे, टू मैन्युफैक्चरिंग। हाँ ऐसा भी हो सकता है, आप बोल सकते हो मैम शर्ट तो बना रहे हैं हम लोग, शर्ट बना रहे हैं लेकिन शर्ट को पैक करने के लिए वो डब्बा खरीद रहे हैं। क्लियर, कुछ खरीदना भी पड़ सकता है। तो अगर आप कुछ उसका एसेसरीज कुछ पार्ट्स खरीद रहे हो, कार तो बना रहे हैं लेकिन कार का चक्का नहीं बना रहे, कार का चक्का हम दूसरे चक्के वालों से खरीद रहे हैं जो टायर बनाते हैं, तो यहाँ पर आप टू परचेज भी आपको मिल सकता है। कुछ मेजर प्रोडक्ट खुद बना लिए, सपोज वी आर मैन्युफैक्चरिंग लाइक सोप, साबुन बना रहे हैं लेकिन साबुन में जो पॉलिथीन में उसको रैप किया जाता है वो पॉलिथीन खरीद रहे हैं, पॉलिथीन हम नहीं बना रहे हैं, या उसका जो कवर होता है वो हम लोग परचेज कर रहे हैं। गॉट इट ना, कुछ खरीदना पड़ सकता है कि नहीं, सारे मटेरियल तो खुद नहीं बना सकते हैं। यस मैम। जो भी हम लोग मेजर आइटम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और माइनर आइटम परचेज भी कर सकते हैं। तो यू कैन हैव इन ट्रेडिंग अकाउंट बोथ द आइटम, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से ट्रांसफर भी होगा और परचेज भी किया जाए। सो आई थिंक देखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में यूनिट्स भी दिया हुआ है, यूनिट्स आप समझ रहे हो ना, वहां पर भी 2 यूनिट था ना, टोटल कॉस्ट और एक यूनिट नंबर ऑफ यूनिट्स, सॉरी ये नंबर ऑफ यूनिट्स की हम लोग ओपनिंग स्टॉक 100 था, और उसके बाद जब बन रहा है कितना बन रहा है, ये आपको जनरली आगे जाके आएगा, अभी छोड़ दो यूनिट पर दिमाग मतलब वो इतना आएगा नहीं बनाने। अब देखते हैं आगे, ये देखो ये बोल रहा है आपको इलस्ट्रेशन 2 क्या बोल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने बोल रहा है। पढ़ते हैं, ओपनिंग WIP गिवन, क्लोजिंग WIP गिवन, opening inventory of raw material, closing inventory of raw material, purchase of raw material, higher charges of machine, higher charges of machine,
हायर चार्जेस ऑफ, ये कौन सा खर्च लग रहा है, इसको आप क्या नाम दोगे? मशीन का भाड़ा लग रहा है, फैक्ट्री फैक्ट्री, या इट कैन बी कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या हम इसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं, यस मैम। एक बनाएंगे तो डायरेक्ट, क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट है? एक बनाएंगे तो 60 पैसा लगेगा, मैम मैम डायरेक्ट डिपेंड करता है ना। क्योंकि आप इसका आउटपुट के साथ कोरिलेट कर कर सकते सकते है ना। वेरी गुड। हायर चार्ज ऑफ फैक्ट्री, ये फैक्ट्री का हायर चार्ज है ये, तो दिस इज फैक्ट्री ओवरहेड, है ना। इसके बाद डायरेक्ट वेजेस 80 रुपए पर यूनिट एंड डायरेक्ट लेबर होगा। ऑफ क्लोजिंग WIP, जो बन गया, जो यूनिट बन गया उसमें 80 पैसे पर यूनिट है, और क्लोजिंग WIP का 40 पैसे पर यूनिट है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑल्सो गिवन, एंड यूनिट प्रोड्यूस्ड इज 5 लाख। 5 लाख यूनिट बना है। क्या हम लोग अकाउंट बनाए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाए या हो, या बनाए साथ में? बोलो, टेल मी। मैम बस ये बता दीजिए ना कि रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कहाँ आता है? रिपेयर मेंटेनेंस फैक्ट्री में डालो ना, फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होगा, ठीक है। हायर चार्जेस भी फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होगा। और यूनिट प्रोड्यूस्ड दिखा रहा है, सेल कितना, मतलब बना कितना? यूनिट प्रोड्यूस, अभी सेल की तो बात ही नहीं कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं बात करेगा। कॉस्ट शीट जब पूरा बनाएंगे तब वहां सेल करने के लिए तो ट्रेडिंग अकाउंट बनवाएगा आपसे ना फिर मैन्युफैक्चरिंग, मैम तो ठीक है। अब देखो इसको, क्या आप रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल लोगे? ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना निकला बताओ तो? 8,20,000 परचेज है, 170 ओपनिंग है, और क्लोजिंग 90 है, निकल गया 9,90,000। 9,90,000। मेरे हिसाब से तो 8 लाख आना चाहिए, देखो तो। मैम 1,70,000 है ना? हाँ, यस मैम 8 ये लाख आएगा। 8 लाख आ रहे हैं। 8 लाख आना चाहिए, है ना। ओपनिंग हाँ। 170 में आप 8 लाख 8,20 को ऐड करोगे, और हो गया ना, 990 हुआ, माइनस 190 कर दोगे। यस मैम, क्लोजिंग माइनस करना। हाँ, क्लोजिंग माइनस भी तो करेंगे ना, तो Yes, ma'am. कंज्यूम निकल गया, ठीक है। रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में ये देखो, रॉ मटेरियल कंज्यूम यहाँ अभी हम लोगों ने निकाला। सेकंड आइटम क्या होना चाहिए? प्राइम कॉस्ट। तुम एकदम अपना कॉस्ट शीट के हिसाब से पढ़ो। सेकंड आइटम क्या होना चाहिए? Direct Labor? expenses. लेबर। डायरेक्ट, पहले लेबर लिखेंगे, डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर के लिए कुछ दिया हुआ था, ये देखो, डायरेक्ट वेजेस, इसको पढ़ो तो Yes ma'am. क्या लिखा है, अमाउंट निकालो। 80 पैसे पर यूनिट बना, कितना यूनिट बन रहा है बता सकते हो? मैम 5 लाख। 5 लाख। तो कहना इसे 80 पैसे करके 5 लाख यूनिट, शायद 4 लाख रुपए आ जाएगा। मैम 4 लाख आया। और लिखा आगे, और बढ़ो, 40 पैसे पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग WIP। तो आपका नजर कहाँ जाएगा? प्लस कर देंगे। WIP में। क्लोजिंग WIP कितना है देखो तो? 10,000। 12,000। यूनिट देखना। तो कहना इसे 40 पैसे करके 12,000 पर। Yes ma'am, 4,800। 4800। तो टोटल डायरेक्ट लेबर कितना आ जाएगा? मैम 4,04,800। 4800 मेरा आ रहा है ना, या आपका भी आ रहा होगा? 4800 ये वर्किंग से निकला। छोटा सा वर्किंग आपने किया, डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था, ये घुमा के दिया हुआ था, तो हम लोगों ने निकाल लिया। क्लियर हो गया? Yes ma'am. Yes ma'am. एक्सपेंसेस है इस क्वेश्चन में क्या? Yes डायरेक्ट, ma'am, higher charges। यस ये है। बताइए हायर चार्जेस के लिए क्या लिखा हुआ है? 60 पैसे पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। मैम 5 लाख into 60 पैसा। वेरी गुड। 5 लाख यूनिट बन रहा है, 5 लाख इंटू 60%, कितना अमाउंट है? 3 लाख। मैम 3 लाख। देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3 लाख। प्राइम कॉस्ट तक पहुंच गए आप, ठीक है। अब इसके बाद और क्या है? प्राइम कॉस्ट निकलने के बाद फैक्ट्री ओवरहेड। ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड आप देखो कौन सा है? मैम एक हायर चार्ज। हायर चार्ज ऑफ फैक्ट्री 2,20,000 का,
और Repair रिपेयर and एंड maintenance. मेंटेन 1,80,000। ये दोनों डाल दे, एकदम डाल देते हैं। ये देखिए आ गया 2,20,000 और 1,80,000। फैक्ट्री कॉस्ट तक ही मैन्युफैक्चरिंग में आता है। हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में यहीं तक आता है, ऑफिस नहीं आएगा। क्योंकि आपको पता ऑफिस कहाँ जाता है, बताइए तो ऑफिस कहाँ जाता है? पीएल में जाता है। Ma'am, PL yes, तो ma'am. क्योंकि हम अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पर फैक्ट्री कॉस्ट तक ही आएगा। हाँ, ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP आना चाहिए ना। Yes, ma'am. Credit में आएगा closing. दिया हुआ बहुत आसान है। ओपनिंग देखो यहाँ पर दिया है 16,000 और क्लोजिंग कितना दिया हुआ है? 20,000। Ma'am, 20,000। अकाउंट में बैठा दो। ये स्टार्टिंग में ही लिख दिया, कोई बात नहीं, आप भी स्टार्टिंग में या एंड में कहीं भी लिखो 16,000 और क्लोजिंग दिया हुआ है 20,000। यूनिट कॉलम में यूनिट डाल दिया, वो 10,000 था, ये 12,000 है और बना कितना? 5 लाख। क्लियर है? Yes, ma'am. क्या ये अमाउंट निकल जाएगा आपसे? Yes, yes, ma'am. अब आप अकाउंट के रूप में इसको ऐड करोगे, 1920 ये आ रहा है आपका टोटल, लेस कर दे 20,000 एंड दिस इज नेट वर्क कॉस्ट। ये एक्चुअली नेट वर्क कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स है, विच इज ट्रांसफर ट्रेडिंग से उसको उठा करके हम लोग, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से उठा करके हम लोग उसको ट्रेडिंग में डाल देंगे। ठीक है, वहां पे ओपनिंग स्टॉक बनाना नहीं है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के नीचे रहेगा। गॉट इट ना? बन गया? yes, ma'am. सो दिस इज, ये क्या बनाने बोल रहे? ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है, ये अब आप बना के देखना। रॉ मटेरियल को दिया है, फिनिश गुड्स का ओपनिंग दिया, सेमी फिनिश मतलब WIP। आपको देखो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, ट्रेड पीएल बैलेंस शीट भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनाना है। कंप्लीट होमवर्क ओनली फॉर CA स्टूडेंट्स, नॉट फॉर CMA। CMA को जरूरत नहीं है, आपको कॉस्ट शीट बनाना है। मैम हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाने के लिए आएगा नहीं, CMA आपको के लिए। CMA में नहीं आएगा, CMA में नहीं आएगा, CMA में कॉस्ट शीट ही आएगा। मैम सीए में कॉस्ट शीट नहीं आएगा ना? CA के लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है और ओह, के लिए कॉस्ट शीट है। ठीक है, ये आपका सिलेबस। CA बच्चे जो आज कॉस्ट शीट बनाना सीखते हैं, आपका बेस बन गया है CA इंटर के लिए। वहां पर जब आप कॉस्ट शीट पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये कोई नया चीज नहीं है, रश्मि मैम हमको कंप्लीट समझा चुकी है। ठीक है, तो बिना कॉस्ट शीट जाने का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम पढ़ाएंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा लेंदी लगेगा। लेकिन अब क्या इजी लग रहा है कि लेंदी लग रहा है? एक बार कॉस्ट शीट समझ लिया। Ma'am, easy. ओके, तो दिस इज योर होमवर्क। ठीक है ना, दिस इज योर होमवर्क। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है कंप्लीट। इसमें 4 अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग बनेगा, फिर ट्रेडिंग बनेगा, फिर PL बनाइए, फिर बैलेंस शीट बनाइए, खत्म चैप्टर। ये सब जो स्मॉल क्वेश्चन है ना, MCQ, सब आप गो थ्रू करेंगे। इससे डाउट्स आ सकते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन बाय प्रोडक्ट, एक बार इसका आंसर पढ़ लेना। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंस है? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग खर्चे वो होते हैं जिसको आप आउटपुट के साथ कोरिलेट कर सकते हो, इसमें इनपुट आउटपुट रेशियो बैठ सकता है। लेकिन इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कैन नॉट बी कोरिलेट इनपुट एंड आउटपुट। बस यही है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दिया है, WIP का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इसका ओपनिंग क्लोजिंग, वेजेस डायरेक्ट, वेजेस इनडायरेक्ट, सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाइए। अब इसका 2 नंबर में सब बना, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, PL सब। दिस इज योर कंप्लीट होमवर्क। अब बनाना है क्योंकि इतना क्वेश्चन CPT बुक में नहीं था। CPT बुक में इतने क्वेश्चंस नहीं थे, CPT से ज्यादा आपका क्वेश्चंस कवर किया हुआ है। सो यू हैव टू गो थ्रू। 3 नंबर बनाइए, बिल्कुल बनाइए। बस उसके बाद आंसर्स आर आल्सो गिवन। चलिए, नहीं समझ में आएगा तो आप आंसर भी, पहले आंसर नहीं दिखेंगे, पहले बनाएंगे फिर आंसर देखेंगे। ठीक है ना? चैप्टर इज विल बी नाउ ओवर। ठीक है? यस मैम। Ma'am, Yes, ma'am. CA बुक से CA बच्चों का होमवर्क, CMA बुक से CMA बच्चों का होमवर्क। CMA में जो इलस्ट्रेशंस है, अगर आप 1 to 10 या 11, 1 to 10, चलो कॉस्ट छोड़ दो, 1 to 10 अगर CA बच्चे भी बना लेते हैं तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। CMA बुक पर छोटे छोटे क्वेश्चन है जो
जो 3-4 अभी आज हम लोगों ने किए, राइट? क्लास ओवर करें? यस मैम। यस मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेरी मच। Thank you, ma'am.